नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका IND गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं टिकट पर टेंशन की। 2023 के चुनावी दंगल में टिकट पर टेंशन अभी से नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, धार्मिक जातिगत समीकरण साधने बीजेपी की तैयारी है, तो सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और खतरे में बीजेपी विधायकों के टिकट हैं, ये बात भी सामने आ रही है। लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। सांसदों विधायकों को कई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जानी है। 100 कमजोर बूथ तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। आगामी 5 मई से ये नेता यानी कि सांसद और विधायक जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बीजेपी ने हर बूथ में धार्मिक समीकरण की जानकारी मांगी है। तो ये तमाम वो बातें हैं और इस पर कांग्रेस की ओर से भी सवाल खड़े किए गए हैं। पक्ष विपक्ष की बयानबाजियां आपको सुनवाते हैं, फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के विधायकों को टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अब इस सांसदों को कैसे निपटाना है, उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसका भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता वही है। अब सांसदों के भी टिकट है वो खतरे में पड़ गया है छत्तीसगढ़ में। जो हिडन एजेंडा ये है कि विधायकों के टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कर लिया और उसको सूचना भी दे दी गई कि अब आप नहीं लड़ सकेंगे। हमारे यहाँ किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी इसकी चिंता मत करें भूपेश बघेल जी। आपके यहाँ जिसको मिलेगी वो सब हारने वाले हैं, आपके कर्मों के कारण हारने वाले हैं। और जो ये कर्म है सरकार के 3.5 साल के अंदर में कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ा है और अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक दुखद स्थिति है। और इस स्थिति के अंदर में जनता के अंदर में आक्रोश है। हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ मान रहा है। कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो सड़क पर नहीं हो। सारे कर्मचारी वर्ग सड़क पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। लेकिन ये सरकार इस चिलचिलाती धूप के अंदर में, जो पानी के अभाव के अंदर में जो कर्मचारी बैठे हैं, उनकी चिंता न करने के बजाय जो है आरोप प्रत्यारोप में जूझ रही है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें एक और बीजेपी है, दूसरी ओर कांग्रेस है। दोनों एक दूसरे को इस बात को बता रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, समझने की कोशिश करते हैं। उमेश घोरमड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है जी। उमेश घोरमड़े जी, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुना जाए तो वो तो ये कह रहे हैं कि कई सांसदों से केंद्र पीछा भी छुड़ाना चाहता है, ऐसा है क्या? देखिए, मुझको तो बड़ा हास्यास्पद लगता है और मैं थोड़ा सा चिंतित हूं क्योंकि हाल ही में 1-2 दिन पहले जब दिल्ली जाने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की हम बात करें तो उनके जुबान में कुछ और था, दिमाग में कुछ और था जी। और जब वो दिल्ली से लौटे हैं तो ना जाने क्यों इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि बीते 3-3.5 वर्षों के अंदर का इतिहास अगर हम कांग्रेस का देखें और किस प्रकार से आंतरिक कलह और सर फुटअव्वल, चाहे 2.5 साल के फॉर्मूले की बात करें या तमाम तरह की स्थितियों की बात करें, और हाल ही में तो यह स्थिति है कि उनके स्वयं के विधायक भी छत्तीसगढ़ में नहीं रहना चाहते हैं। वो राज्यसभा जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हाँ। इनके ही मंत्री समीक्षा की बात करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। टीएन सिंहदेव साहब ने स्वयं स्वीकार किया कि लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां कांग्रेस के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दावा कि वो स्वयं सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में जाएंगे। अच्छा। तो ये तमाम चीजें किस ओर इंगित करती है? पर कहीं नहीं कहीं कांग्रेस के अंदर भीतर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आप टीएस सिंहदेव जी के 4 या 5 माह पहले के बयान को कोट कर रहे हैं और आप देखिए ना, अभी खैरागढ़ का चुनाव हुआ, एंटी इनकम्बेंसी होती, बिल्कुल यथार्थ में बात करेंगे सर, एंटी इनकम्बेंसी अगर होती तो क्या 20,000 लीड में जीत जाती कांग्रेस?
आप लोग तो, आपके प्रत्याशी कोमल जंघेल जी को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे हम जीत तो नहीं रहे लेकिन हार जीत के अंतर को पाटेंगे। 20,000 लीड हो गई सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एंटी इनकम्बेंसी को कह रहे हैं। बड़ा अच्छा मौका है आपके पास जवाब देने का। जी बोलिए। देखिए, मैं यथार्थ में ही बात करूंगा और मैं फिर से वहीं से प्रारंभ करूंगा और आपके सवाल का भी यहां पर जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिल्ली से लौटे हैं और लौटने के बाद भाजपा के विधायकों और सांसदों को लेकर के ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर ही तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करके वापस नहीं भेज दिया है, कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने 2.5 साल के फार्मूले को इतर करते हुए आने वाले चुनाव के लिए कहीं चेहरे को लेकर के उनको कहीं कोई संकेत तो नहीं दे दिया है। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ आने के बाद इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और भाजपा के तमाम विधायकों और सांसदों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब आ जाता हूं खैरागढ़ के विषय में और यथार्थ के विषय में। आपने कहा कि खैरागढ़ चुनाव और 20,000 का अंतर, तमाम तरह की चीजें आपने हमारे प्रत्याशी कोमल जंघेल जी का भी जिक्र किया, लेकिन आप भी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं और आदरणीय बाबूलाल जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 60,000 के आसपास मत हमें मिले थे, लेकिन इस चुनाव में हम 67,000 तक पहुंचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीते 3.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए जिन वादों के आधार पर वो 18 के अंदर में चुनाव जीत करके आती है, जिन घोषणाओं के आधार पर 18 के अंदर पे चुनाव जीत करके आती है, लगातार छत्तीसगढ़ को छोड़ करके अन्य राज्यों के अंदर जाकर के जिस छत्तीसगढ़ मॉडल का ढोल पीटती हुई कांग्रेस नजर आती है, उन विषयों को छोड़ करके किसी अन्य विषय पर अगर खैरागढ़ का चुनाव कांग्रेस को लड़ना पड़ा हो तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और वो अपने ही मुद्दों में, अपने ही वादों में, अपने ही खोखले दावों में उलझ चुकी है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जमीन छत्तीसगढ़ में खिसक गई है, लेकिन लगातार जो रिपोर्ट आ रही है कांग्रेस चुनाव भी जीत रही है, नगरीय परिषद। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा रिजल्ट हो रहा है सर, ऐसा रिजल्ट हो रहा है। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, उमेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अभी हमने 2-3 दिन पहले के अगर उनके लगातार बयान सुने सर, तो केंद्रीय मंत्रियों पर जहां आक्रामक नजर आए, तो कल गडकरी जी आए हुए थे, गडकरी जी की तो एक सुर में उन्होंने तारीफ की। जी श्रीवास्तव जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जो आके आजकल टीवी पे डिबेट करते हैं, वो छत्तीसगढ़ में जनहितैषी सरकार जो काम कर रही है उससे 2 चीज मुझे समझ में आ रही है। एक तो भाजपा यहाँ पर मुद्दाविहीन हो गई है और बुरी तरीके से मुंह की खाने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो प्रवक्ता टीवी में आके डिबेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर उन्हें यहाँ हमारी जमीन सरकती नजर आ रही है, 70 विधायक से 71 विधायक हो गया हमारा। और विवेक भाई, जिस प्रकार से आप देखिए लगातार 4 उपचुनाव हमने जीता, जनता का प्यार, आशीर्वाद और विश्वास हमें लगातार मिल रहा है। जी। और एक तरफ भाजपा का तमाशा लगातार जनता भी देख रही है। और जिस प्रकार से आप देखिए भाजपा के नेता पार्टी विद द डिफरेंस की बात जो करते थे, अब तो इनके पार्टी में ही इतना डिफरेंस है, लगातार हमको देखने को मिल रहा है। ना तो कोई नीति है, ना कोई नियत है, और जनता ने जिस प्रकार से इनको छत्तीसगढ़ में नकारा है, पहले अपना दिल मिला ले, उसके बाद जिस प्रकार से हमसे लड़ाई लड़ेंगे। ये साहब, ये कांग्रेस है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कर्मठता के साथ यहाँ पर 15 सालों से इनसे सियासी लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी हम निश्चित तौर पे लड़ते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए, मैंने कहा ना कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल है फिर भी इन्हें यकीन नहीं। और जिस प्रकार से लगातार आपने कहा केंद्रीय मंत्री आते हैं 5, देखिए खैरागढ़ चुनाव के बाद इनको लगा कि जिस प्रकार से इनको नेता आयातित करने पड़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में जो इनका संगठन है भाजपा का, उन्हें छत्तीसगढ़ के नेता कहीं नाकारे तो नहीं लगने लग गए भाजपा के, इसीलिए वहां से नेता भेज रहे थे कि जाइए आप कुछ लीड को कम कर लीजिए, आप कुछ संभालिए थोड़ा जाके। लगातार केंद्रीय मंत्री आए और जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य देके किसानों के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार से बातें की, उसके लिए भाजपा ने आज तक माफी नहीं मांगी। जी। उसी प्रकार से आप देखिए लगातार एक जो फायर ब्रांड पॉलिटिक्स हमारे नेता कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है। जो हमारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में पसंद किया जा रहा है, केंद्र उसको अवार्ड दे रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है, ये अभिनव जो पहल हमने शुरुआत की थी, वो एक ब्रांड बनते जा रहा है और उससे भाजपा बौखलाई हुई है। ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी का हम रुख करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, सर
पहले विधानसभा से आ जाए अगर छत्तीसगढ़ में, तो आंकड़ा जो होता था दोनों पार्टियों का, यानी 62-22 का रेशो था। 62 आईएनसी के विधायक हुआ करते थे, 22 बीजेपी के। हम आगे बढ़ते हैं, 52-34 होता। मतलब ये चीजें इसलिए कि आज के दौर को अगर हम समझें तो ये जो आंकड़ा है ये 70-72 और दूसरी तरफ केवल 14, तो ये तो ऐतिहासिक तौर पर पहली बार ही इस तरह से हम दो चार हो रहे हैं। और एक तरह से अगर हम रेशो के हिसाब से देखें तो विपक्ष बहुत कमजोर दिख रहा है। इस बीच अब कितना जान फूंकने की जरूरत है बीजेपी को, अगर साल 2023 में बीजेपी को फिर से ताकत पानी है छत्तीसगढ़ में? अब देखिए, मात्र 1.5 साल बचा है, वो भी 1 साल के बाद जो है वो चुनावी मोड में आ जाएगा पूरा प्रदेश। इसमें क्या हो पाएगा अभी तक तो कोई ऐसा दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, मुझे जानकारी जो है वो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस जो है उसने इस बार ठाना है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को लाना है। और बस्तर क्षेत्र में गांव-गांव में जो है इनकी पहुंच हो रही है आरएसएस के सदस्यों की, और सरगुजा में भी काम हो रहा है। वो लोग जो है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और लगे हुए हैं। बूथ बूथ पर काम उनका चल रहा है, अपने ढंग से अपना काम उनका चलता है जी। दूसरी चीज देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आज है वो स्थिति सबकी नजर में, मेरी अपनी नजर में नहीं, सबकी नजर में जो है ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। और भाजपा के लोगों से आप पूछेंगे तो हम अपनी तैयारी अंदर ही अंदर हम कर रहे हैं, ये एक प्रश्न आता है। लेकिन जनता के सामने जब तक कोई चीज नहीं आएगी, जनता उस पर विचार अगर नहीं करेगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब क्या करने वाली है, जो इनकी ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं। देखिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत कर दिया, बहुत नाम भी कमाया उन्होंने, लेकिन तीसरे कार्यकाल में उनका जो शासन रहा, प्रशासन के इसमें दबे रहे वो, और ये एक अलग प्रकार का प्रचार चला कि रमन सिंह के अधिकारी काम करते, रमन सिंह खुद नहीं करते, मुख्यमंत्री रहते हुए भी अधिकारी काम कर रहे हैं जी। वो एक बदनामी हुई, और तीसरे कार्यकाल में उनको हार नसीब हुई, और बुरी तरीके से जो हार हुई है। मात्र 14 आज विधायक हैं, और जो प्रश्न लेकर आज अपन डिबेट कर रहे हैं कि टिकट पर दांव जो है जी, तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, अभी मैं देख रहा हूँ उनके नेताओं से जैसी बात हो रही है कि नए चेहरों को इस बार ज्यादा तलाश हो रही है। नए चेहरे हो, फ्रेश चेहरे हो, और लोगों के अंदर में थोड़ी लोकप्रियता उनकी हो, ऐसे लोगों की तलाश भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मैं और भी चीजें आपसे सर समझने की कोशिश करूंगा, और खास तौर से रमन सिंह जी का जिक्र हुआ है, एक बार फिर से जुड़ेंगे आपसे। उमेश घोरमोडे जी, सर जो बात बाबूलाल जी कह रहे हो निश्चित तौर पर यथार्थ सच्चाई इससे इतर नहीं है। अगर आप लोग ये कहें कि आप लोग अभी पावरफुल हैं, अच्छी बात है, हर पार्टी अपने आप को पावरफुल बताती है, जनता का साथ उसके पास है, और कोई ये प्रश्न खड़े नहीं कर रहा कि 15 साल में जो पार्टी एकदम शीर्ष पर थी अब उसका आधार कम हो रहा है। लेकिन लोग जानना ये चाह रहे हैं कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का प्रतिसाद फिर आपको किस तरह से मिलेगा जी। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे साल, पूरे हफ्ते 24 आवर जनता के बीच में काम करने वाली पार्टी है। और हमारा संगठनात्मक दृष्टिकोण से और जनता के बीच में काम करने का हमारा अपना तरीका है, और हम लगातार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। और निश्चित तौर पे बीते 15 वर्षों के अंदर में जो हमारी जब सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो विकास के काम हमने किए हैं, उन कार्यों को लेकर के लगातार हम जनता के बीच में जाते हैं, और जनता इस बात को महसूस भी करती है। और निश्चित तौर पे जनता बीते 3.5 वर्षों के कार्यकाल की तुलना भी करती है कि किस प्रकार से सुनहरे सपने दिखाए गए, किस प्रकार से झूठे वादे किए गए, और धरातल पर अगर उसकी सच्चाई को देखें तो जनता को वह धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आता है। तो निश्चित तौर पे जनता का सकारात्मक एक चीज जरूर बताइए, और इससे पहले कि आप टोके, मैं आपके सवाल सुनिए, तो माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आप अपनी पूरी बात रखिएगा, पर यह जरूरी इसलिए हो जाता है सर कि आप नगरीय निकाय के समय में भी ये बात, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, ब्रजमोहन अग्रवाल जी हो, बड़े बड़े नेता आपके कह रहे थे सर, हम तो रोज हमने टीवी पे देखा है बकायदा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की बात को जनता समझ लेती तो फिर ये इतना ज्यादा कैसे जीत गई कांग्रेस, इस पर क्यों नहीं आप लोग गहन मंथन करते?
देखिए, आपने सवाल तो केवल नगरीय निकाय का किया है, लेकिन नगरीय निकाय से लेकर के नहीं, आप उपचुनाव भी जोड़ लीजिए ना, आप उपचुनाव भी जोड़ लीजिए। उपचुनाव हुए हैं, हाँ। मैं वो जोड़ के वो तमाम विषयों को जोड़ते हुए आपके सवाल का जवाब यहाँ पर देना चाहूंगा। देखिए, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि सत्ता का स्वाभाविक जो एडवांटेज है वो सत्ता पक्ष को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि अगर हम नगर निगम चुनाव की ही बात करें तो डे वन से कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के अंदर में, निकाय क्षेत्रों के अंदर में इतने विकास के कार्य किए हैं कि उससे पार पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले ही क्या किया, जनता का अधिकार छीना। जो प्रत्यक्ष रूप से मेयर के चुनाव होते थे उसको अप्रत्यक्ष रूप से किया, और साथ ही साथ जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का, खुले तौर पर कहूंगा मैं कि सत्ता बल और बाहुबल का दुरुपयोग किया गया, उसके बावजूद भी अगर हम सीट वार देखें या मतदान प्रतिशत वार देखें तो हम अपने आप को कहीं भी कांग्रेस से पीछे नहीं मानते हैं। और कई सीटों में, अभी खैरागढ़ उपचुनाव का ही आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वहां के निकाय चुनाव को ही अगर आप देख लें तो नेट टू नेट का मुकाबला रहा। एक सीट उसके अध्यक्ष बनाने में हम रह गए, और वहां पर किस प्रकार से खरीद फरोख्त की राजनीति हुई। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि खैरागढ़ उपचुनाव से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण घोषणा, जिला बनाने का घोषणा, नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में भी इन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि भैया निकाय के अंदर में कांग्रेस जीतती है तो हम जिला बनाएंगे, लेकिन इन्होंने जिला नहीं बनाया। नेट टू नेट का मुकाबला रहा। जब खैरागढ़ चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर में इन्होंने देखा कि इनका नरवा गुरवा बाड़ी नहीं चल रहा है, गोबर योजना नहीं चल रही है, किसानों के विषय में यहां पर इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, अन्य योजना जो जिसकी घोषणा ये करे थे, जिसको लेकर के आए थे, जिसका ढिंडोरा पीट रहे थे, जिसकी पोस्टरबाजी और विज्ञापन कर रहे थे, वो यहाँ पर चल नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ पर पिट चुका है। तब ये अंततः क्या लेकर के आते हैं, जिला की घोषणा करते हैं और सीधे तौर पर उस क्षेत्र की जनता को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। और अंत में अमित श्रीवास्तव जी ने एक बात कही थी, उसका जवाब देकर मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। अमित श्रीवास्तव जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाया, तो भैया किसका नेतृत्व नकारा हो चुका है और किसको बाहर से इवेंट कंपनी के रूप में या बाहर से लोगों को, अभी जिस प्रकार से खबरें चल रही है पीके को लेकर के और जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के हैं, तो बाहर से किसको आयातित करना पड़ रहा है वह देश की जनता देख रही है, समझ रही है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार बयान यहाँ पर दे रहे हैं, तो कहीं उसी इवेंट कंपनी या बाहर से जिसको आयातित किया अमित श्रीवास्तव जी खर्च का बोझ तो भूपेश बघेल जी के ऊपर नहीं आ गया है। ठीक है, वही सवाल पूछेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार पूछती है कांग्रेस से। अमित श्रीवास्तव जी, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से बीजेपी हमेशा पूछती है, भूपेश बघेल सरकार से, कि आप लोग इतने 1000 करोड़ का कर्जा ले चुके हैं। वो कहते हैं कि हमने 15 साल में जितना कर्जा नहीं लिया वो 3.5 साल में लिया है, कौन इसे पटाएगा। फिर वो ये भी सवाल करते हैं कि आने वाले समय में इससे स्थितियां बिगड़ेंगी, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने पीके की बात की। पीके को लाया कौन था, आयातित कौन किया था, मोदी जी ने किया था। लॉन्च कौन किया था, मोदी जी ने किया था। और इन्होंने अच्छा हुआ बता दिया, साधुवाद इनको, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा के, सम्मानित। अब तो पीके आपके साथ है ना सर, अब तो उन्हें कांग्रेस को लाने का नहीं बनाया था, की चर्चा चल रही है। चलिए ठीक है, उमेश जी बड़े गंभीरता से अमित जी ने सुना था आपको जी, संगठन चलाने आ रहे हैं वो। चलिए उमेश जी, इन्होंने क्या कहा कि हजारों करोड़ रुपए उनको देंगे, मतलब इन्होंने हजारों करोड़ रुपए पहले उनको दिया है। अपना लगातार ये मोदी जी की कैंपेन संभाल रहे थे, और जिस प्रकार से गुजरात मॉडल को पेश किया गया था, कोई वक्तव्य नहीं दिया है। चलिए सुन लीजिए, ठीक है, बड़े ध्यान की कमी है। बोलिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ विवेक भाई कि हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसके चर्चा से भागते हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि जो कर्ज लेने की बात, कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। 11,000 करोड़ रुपए सीआरपीएफ के नाम पे खर्चे का इन्होंने अचानक से काट दिया। 13,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल एक्साइज का पैसा हमारा दे नहीं रहे। 14,000 करोड़ रुपए जीएसटी का पैसा दे नहीं रहे। 4,140 करोड़ रुपए कोयला की रॉयल्टी का, पेनाल्टी का हमको दे नहीं रहे। प्रधानमंत्री फेडरल सिस्टम में जो केंद्र से योजनाओं के लिए पैसा आता है, प्रधानमंत्री शहरी आवास 1500 की 2 किस्त हमें इन्होंने नहीं दिया है। खाद सब्सिडी का 3,631 करोड़ रुपए इन्होंने हमें नहीं दिया है।
और मनरेगा का 9,000 करोड़ रुपए हमें इन्होंने नहीं दिया है जी। अगर ये हमारे कर्ज को जो हमारा पैसा है, जिसपे हमारा पूरी तरीके से अधिकार है, अगर उसको ये दे देंगे तो हमें कर्ज क्यों लेना पड़ेगा बताइए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार को कैसे ये सौतेला व्यवहार करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और जिस प्रकार से फंड रोक के रखते हैं, और जो मॉडल छत्तीसगढ़ का पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग चिंतित और व्यथित है कि लगातार, और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि हमारे 68 से विधायक 71 हो गए और विपक्ष 22 से आज 19 में हो गए, मतलब 22 से ये 19 हुए, हम 68 से 71 हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार के काम जनता को पसंद आ रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में 2013 इन्होंने कहा था खैरागढ़ चुनाव के पूर्व कि ये सरकार के कामकाज पर मुहर होगी, जनता ने लगा दिया साहब, और उस प्रकार से इन्होंने कहा था ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल हम जीत गए साहब। अब भाजपा के लोग बैक फुट में आ जाते हैं, अब वो कहते हैं हमारी तैयारी, अरे लड़िए साहब, फ्रंट फुट में आके लड़िए, आप विपक्षी दल है, बिल्कुल आपको अधिकार है लोकतंत्र में। जी बिल्कुल। बाबूलाल शर्मा जी, बिल्कुल हम आपकी बात को सर कंटिन्यू करेंगे। भूपेश बघेल जी का एक बयान था, उन्होंने ये कहा था कि रमन सिंह जी का अब जो करियर है आगामी समय में वो अंधकार में बिल्कुल छाया। बहुत चर्चा भी हुई इस पर, क्या वाकई में ये जो खैरागढ़ उपचुनाव हुआ इसमें बीजेपी जीती, ये एक तरह से रमन सिंह जी की हार थी, क्योंकि कांग्रेस तो इसे इसी तरह से भुनाने में लगी रही। नहीं, देखिए, इसमें रमन सिंह की हार जैसा प्रश्न नहीं है। रमन सिंह का चेहरा वहां है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका क्षेत्र है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही थी वहां, और काफी, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से कहता हूं व्यक्तिगत रूप से जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं मानता खैरागढ़ में, ये मैं एक अलर्ट मानता हूं कांग्रेस के लिए कि 60,000 वोट पाया था, 67,000 वोट उनको मिल गए। वो कैसे मिल गए, जबकि जिला आपने देने का कहा था। मैं तो सोचता था क्लीन स्वीप होगा, 50,000 40,000 वोट से जीतेंगे, मैं ऐसा मान रहा था। लेकिन फिर भी जीत होती है, 20,000 की जीत भी बहुत बड़ी जीत है। डॉक्टर रमन सिंह एकमात्र ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रदेश में जाने जाते हैं, देश में जाने जाते हैं, जिनका नाम है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के प्रभारी मंत्री और अन्य लोग जो हैं, उनके साथ जैसा व्यवहार दिख रहा है, जो रंग ढंग दिख रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए कोई भी यहाँ जब दौरे पे आता है तो उसको बगल में बैठाना पड़ता है उपाध्यक्ष के नाते, प्रोटोकॉल के कारण। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो महत्व देना चाहिए, पूरे एक ही चेहरा आपके पास में, दूसरा आप एक चेहरा नहीं बता सकते जो इतने कद का चेहरा हो जितना डॉक्टर रमन सिंह का आज बना हुआ है। 15 साल जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, हारे बीते, उसको छोड़ दीजिए व्यक्तिगत रूप से जो ये बात। अब सवाल आता है कि भाई आप जो है कांग्रेस का हिसाब मांग रहे हैं, तो 3.5 साल में मेरी जानकारी है 2 साल इनके ऐसे ही बेकार गए, कोरोना में गए, कुछ चुनाव में गए, नगरीय चुनाव हुए उसमें गए। तो इस तरह से जो है इनको 1.5 या 2.25 साल का काम करने का मिला है। तो इसमें एक प्रतिष्ठा तो भूपेश बघेल ने अपनी जरूर बना ली, चाहे कुछ बने न बने, कि वो विश्वसनीय है। वो जब कह रहे हैं वो कर देते हैं। वो चाहे कर्जा माफी के घोषणा हो, चाहे वो और भी बातें हो, चाहे जिला बनाने की बात, उन्होंने तत्काल जो है निर्णय किया, इसमें कोई शक नहीं। ये अलग बात है कि जो घोषणा की गई उसका इम्प्लीमेंटेशन देरी हुई, या वो जमीन तक कहां तक पहुंचा। कोई भी योजनाएं जो उनकी इतनी अच्छी बनी है ग्रामीण क्षेत्र की, जिसकी तारीफ आज देश दुनिया में हो रही है, गोधन न्याय योजना जो है वो देखिएगा, एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होगी। तो इस तरह से जो है उन्होंने विश्वास जीतने का जो प्रयास किया है, उन्होंने विश्वास जीता है, ऐसा मैं मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर रमन सिंह जैसे चेहरे को उतनी तवज्जो नहीं दे रही है जो मुझे लग रहा है व्यक्तिगत रूप से, तो वो एक नुकसान का काम मैं समझता हूँ। तो उसे मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉस मानते हैं आप, एक नुकसान हो सकता है अगर ये चीज यथार्थ में हो रही हो तो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनको डॉक्टर रमन सिंह को आगे करना ही होगा। हाँ ठीक है सर। ये उमेश घोरमड़े जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, लगातार जिस प्रकार से विषय आ रहे हैं और डॉक्टर साहब के विषय में जिस प्रकार से बातें निकल करके आई हैं, तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार का खौफ, जिस प्रकार का भय मैं समझता हूं कि कांग्रेस के खेमे में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल हर विषय पर डॉक्टर साहब का नाम लेकर के, बयानबाजी से लेकर तमाम तरह के विषयों को रखता है। तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चेहरा, और उस लोकप्रिय चेहरे से कांग्रेस का खौफ, ये अच्छा है और ये खौफ लगातार जारी रहना चाहिए। और 23
के अंदर में निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जिस प्रकार का कृत्य यहां पर किया है, जिस प्रकार से छल किया है, जिस प्रकार से धोखा दिया है, इस प्रदेश की प्रबुद्ध जनता निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में इसका माकूल जवाब देगी। ठीक है, रमन सिंह जी का खौफ है, अमित श्रीवास्तव जी कैसे पार पाइएगा? देखिए, भाजपा अपनी नाथूराम वाली शिक्षा के आगे जो वो कह रहे हैं, बिल्कुल आज क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, कि वो नाथूराम वाली शिक्षा के तहत ही अपना बयान दे रहे हैं। और जिस प्रकार से खौफ, अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जब अंग्रेजों से हम नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे जिन्होंने खुद कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अंग्रेजों से नहीं डरे विवेक भाई, तो वो कमीशन खोरों से डरेंगे। अरे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम नेता अपनी चलिए एक फाइनल कमेंट हम बाबूलाल जी से ले लेते हैं, समय बिल्कुल अंतिम दौर में है। ठीक है उमेश जी आपने अपनी बात रखी है, अमित सर आपने भी अपनी बात रखी। बाबूलाल सर एक फाइनल कमेंट आपका। ये विषय किस विषय पे फाइनल कमेंट देना है सर? एक जी पूरी चर्चा का निचोड़। लेकिन निचोड़ ऐसा है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों कहेंगी। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो है योजनाओं के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से इस वक्त कांग्रेस का ग्राफ ऊपर दिख रहा है। और ये चुनाव आते आते तक के किस मोड में जाएगा, किस तरीके से जाएगा, मैं इंटरनली इस बात को जानता हूं कि आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो किस रिजल्ट के साथ बाहर आएगा, किस परिणाम के साथ बाहर आएगा, वो तब की देखने की बात होगी। लेकिन वर्तमान में जो लीडरशिप है, और ये तय मान के चलिए पांडे जी कि भारतीय जनता पार्टी में 90 टिकटों में से बहुत सारे नए चेहरे आने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 2023 से पहले दोनों पार्टियों को टिकट स्तर पर न केवल एक चुनौती रहेगी, बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती बताई जा रही है, नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, ये भी बात बताई जा रही है। क्या कुछ होगा आने वाले समय में, ये धीरे धीरे ही क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आईएनडी गुहार में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।